नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बुद्धि के सिद्धांत। देखिए दोस्तों, जो बुद्धि के सिद्धांत हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में, हमने भी देखा कि बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं। उसके बाद में जो बच गए थे वो आज हम पार्ट 2 के माध्यम से जानेंगे। पार्ट 1 में हमने 4 सिद्धांत देखे, जिसमें एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत और बहुकारक सिद्धांत। दोस्तों, इन जो बाकी सिद्धांत जो पहले पढ़ लिए पार्ट 1 में, उसको जरूर आप मेरे विजिट करें मेरे वीडियो को। और अब देखते हैं उसके बाद और जो बच गए सिद्धांत बुद्धि के वो देखेंगे। तो इसमें आज देखते हैं पहला प्रतिदर्श का सिद्धांत। प्रतिदर्श का सिद्धांत। दोस्तों, जो प्रतिदर्श का सिद्धांत है वो क्या कहता है वो हम देखते हैं। दोस्तों, पहले तो बात ये देखते हैं इसका प्रतिपादक। जो ये सिद्धांत है प्रतिदर्श सिद्धांत, इसका प्रतिपादक कौन से मनोवैज्ञानिक रहे हैं? उसके मनोवैज्ञानिक है वो है थॉमसन। थॉमसन महोदय हैं, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया। इसका प्रतिदर्श का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया। और दोस्तों, जानने वाली मुख्य बात इसमें यह है कि इन्होंने ये जो प्रतिदर्श का सिद्धांत रखा है वो जो द्विकारक सिद्धांत था, द्विकारक सिद्धांत था स्पीयरमैन का, उसी को यानी जो द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने, उसी के सिद्धांत के विरुद्ध में इन्होंने प्रतिदर्श का सिद्धांत दिया। किसने? थॉमसन ने। अब दोस्तों, इन्होंने मुख्य बात इसमें क्या बताई, यानी इसका विरोध क्यों किया? जो कि स्पीयरमैन ने जो बताया था सिद्धांत, कौन सा? द्विकारक सिद्धांत। इसके बाद भी इन्होंने इसका विरोध करके नया सिद्धांत क्यों प्रतिपादित किया? इसलिए किया क्योंकि दोस्तों, इसमें द्विकारक सिद्धांत में स्पीयरमैन ने बताया था GS, यानी एक तो सामान्य मानसिक योग्यता के बारे में, और S यानी विशिष्ट स्पेसिफिक योग्यता के बारे में, यानी विशिष्ट योग्यता के बारे में। दोस्तों, अगर इसके बारे में आपको और डिटेल से जानना है तो मेरा पिछले वीडियो जरूर आप विजिट करें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी ये देखते हैं, जो इन्होंने ये जो बात बताई थी ना, एक तो बुद्धि के प्रकार में एक तो सामान्य बुद्धि और एक विशिष्ट प्रकार की जो मानसिक योग्यता है, जो दूसरी बुद्धि। तो इन्होंने क्या है कि इसका विरोध इसलिए किया है कि जो प्रतिदर्श का सिद्धांत वो यही कहता है थॉमसन के द्वारा कि ये जो बात बताई थी इन्होंने दो प्रकार की बुद्धि, हालांकि दो प्रकार की बुद्धि होती नहीं है। बुद्धि हमेशा विशिष्ट प्रकार से ही कार्य करती है, क्योंकि सामान्य बुद्धि तो एक समान जन्मजात होती है सभी के पास, लेकिन जब वो कार्य करती है तो वो विशिष्ट, यानी जो 10 चीजों होती है उस 10 चीजों में से एक चीजों का सिलेक्ट करना होता है, यानी सबसे बेस्ट वो बुद्धि ही कर सकती है। तो इन्होंने बताया थॉमसन ने कि जो विशिष्ट प्रकार की बुद्धि है वो ही कार्य करती है, सामान्य बुद्धि सभी में होती है, तो वो विशेष कार्य हम उसमें नहीं ले सकते। इसीलिए क्योंकि जो स्पीयरमैन ने उसने बताया कि जो बुद्धि होती है वो दो प्रकार से कार्य करती है, एक तो सामान्य से और एक विशिष्ट से। लेकिन थॉमसन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया दूसरे सिद्धांत का, और इसके विरोध में इसीलिए किया है कि वो बुद्धि इन्होंने बताई है कि बुद्धि एक ही स्तर पर कार्य करती है, वो करती है विशिष्ट पर। ठीक है, विशिष्ट योग्यता पर कार्य करती है कौन सी? बुद्धि। इसलिए इन्होंने इस सूत्र का प्रतिपादन किया, कौन से का? प्रतिदर्श सिद्धांत, जिसके विरोध द्विकारक सिद्धांत के विरोध में, जो कि स्पीयरमैन ने दिया था। दोस्तों, ये है। आगे हम और भी सिद्धांत देखेंगे। इसके बाद देखते हैं, ये तो हुआ प्रतिदर्श सिद्धांत जो कि थॉमसन महोदय ने दिया है। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा, समूह तत्वों का सिद्धांत। दोस्तों, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो जरूर देखा होगा तो आपको पता होगा कि समूह तत्व सिद्धांत की बात हमने कल भी वीडियो में की थी। उसमें यह की थी कि जो स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत के बाद एक और सिद्धांत प्रतिपादित किया था, वो है त्रिकारक सिद्धांत। और त्रिकारक सिद्धांत में उन्होंने यह बताया था कि बुद्धि
दो तरीके से तो कार्य करती है, लेकिन विशिष्ट प्रकार से ज्यादा कार्य करती है। और इन्होंने जो स्पीयरमैन ने ये सूत्र प्रतिपादित किया, ये सिद्धांत प्रतिपादित किया त्रिकारक, उसको उन्होंने क्या नाम दिया था? समूह तत्वों का सिद्धांत। यानी ये नाम इन्होंने भी दिया था, किसने? स्पीयरमैन ने इस सिद्धांत को। लेकिन इसके अगर मुख्य बात कही जाए कि ये समूह तत्व सिद्धांत है, उसका मुख्य प्रतिपादन किसने किया, तो इसकी जगह आप स्पीयरमैन ना करके इसमें करेंगे आप थ्रस्टन। ठीक है, थ्रस्टन महोदय इसके प्रतिपादक कहे जाते हैं, किसके? समूह तत्व सिद्धांत। इन्होंने तो क्या है कि नाम बताया था कि समूह तत्व इसको नाम दिया जा सकता है, लेकिन इन्होंने स्पीयरमैन के विरुद्ध ये सूत्र बनाया। दोस्तों ये बात ध्यान रखना कि कई बार पूछ लेंगे जैसे समूह तत्व सिद्धांत किसका है, तो उस समय अगर थ्रस्टन नहीं आते हैं, मान लो अगर उस ऑप्शन में नहीं होते, तो आपको स्पीयरमैन करना है। जैसे कि मैंने कल भी वीडियो में आपको विस्तार से बताया था, अगर स्पीयरमैन उस जगह नहीं हो तो आपको, अगर दोनों भी हो, ये ध्यान रखना, अगर दोनों भी उसमें दे रखे हो तो आपको थ्रस्टन ही करना है, क्योंकि जो मुख्य सिद्धांत माना गया है वो समूह तत्व सिद्धांत थ्रस्टन का ही माना गया। इन्होंने तो बस एक नाम जाहिर किया था समूह तत्व सिद्धांत, अपने त्रिकारक सिद्धांत का दूसरा नाम। तो दोस्तों इनमें क्या बताया कि जो स्पीयरमैन ने इस सिद्धांत के बारे में बात की थी ना, त्रिकारक सिद्धांत, इसमें बताया था कि बुद्धि दो तरीके से तो कार्य करती है, सामान्य और विशिष्ट, जिसमें उन्होंने बताया था जीएस, यानी एक तो जनरल और एक स्पेसिफिक यानी विशिष्ट। ठीक है, इन दो बुद्धि के बारे में बताया था, लेकिन इन्होंने बताया कि जो जनरल वाली बुद्धि है ना वो कम कार्य करती है। किस सिद्धांत के द्वारा? त्रिकारक सिद्धांत के द्वारा उन्होंने बताया था। और जो विशिष्ट जो सिद्धांत है उसमें बताया था कि जो विशिष्ट बुद्धि है वो ज्यादा कार्य करती। लेकिन इस बात का विरोध करते हुए थर्स्टन ने समूह तत्व सिद्धांत के अंतर्गत ये बताया कि बुद्धि हमेशा विशिष्ट में ही कार्य करती है। किसमें? विशिष्ट योग्यता में कार्य करती है, सामान्य में कोई कार्य नहीं करती। इसलिए इस बात का उसने विरोध किया, किसने? थर्स्टन महोदय ने। तो जो समूह तत्व सिद्धांत है वो यही कहना चाहता है कि बुद्धि हमेशा विशिष्ट में कार्य करती है, क्योंकि बहुत से इसमें तत्व होते हैं और वो हर तत्व, क्योंकि समूह की बात हो रही है ना, तो बुद्धि के अंतर्गत बहुत से समूह होते हैं और हर समूह अपनी अपनी निहित योग्यता रखता है अपने अंतर्गत। तो निहित योग्यता अगर अंतर्गत रखेगा बुद्धि में, हर तत्व के अंतर्गत अलग अलग योग्यता रखेगा, तो वो विशिष्ट मानी जाए, क्योंकि सामान्य प्रकार से बुद्धि कभी नहीं सोचती, विशिष्ट प्रकार से हमेशा बुद्धि सोचती है। तो दोस्तों दूसरा जो ये खंडन किया है इस त्रिकारक सिद्धांत या फिर स्पीयरमैन के आप कहे समूह तत्व सिद्धांत का इसने प्रतिपादित किया, थर्स्टन महोदय ने, समूह तत्व सिद्धांत का मुख्य रूप देकर। इसके बाद देखते हैं दोस्तों तीसरा सिद्धांत, जो कि गिलफोर्ड का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये जो गिलफोर्ड का सिद्धांत कहा जाता है वो जेपी गिलफोर्ड महोदय ने दिया था। ठीक है, जेपी गिलफोर्ड महोदय ने यह सिद्धांत दिया था, जिसे गिलफोर्ड का सिद्धांत भी कहा जाता है और इसको त्रिआयामी सिद्धांत भी कहते हैं। और इसे पदानुक्रमिक सिद्धांत भी कहा जाता है। दोस्तों मैं इसलिए आपको ये सिद्धांतों के अलग अलग नाम इसलिए आपको बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या है कि ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड का नहीं है। तो ये तीनों क्या है कि कई बार कंफ्यूज कर देते हैं, ये तीनों एक ही सिद्धांत है। जैसे गिलफोर्ड का सिद्धांत भी और त्रिआयामी सिद्धांत और पदानुक्रमिक सिद्धांत, ये तीनों को एक ही सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, ये तीनों एक ही है। इसमें जो जेपी गिलफोर्ड है, इन्होंने इसमें बुद्धि के सिद्धांत के अंतर्गत ये बताई बुद्धि के बारे में बात कि बुद्धि है ना तीन कारकों के रूप में कार्य करती है। वो तीन कारक हम देखते हैं। पहले तो देखते हैं संज्ञान, ठीक है, दूसरा है स्मृति और तीसरा है मूल्यांकन।
जो गिलफोर्ड महोदय हैं, जेपी गिलफोर्ड, उन्होंने ये बताया है कि बुद्धि 3 कार्य रूपों में, कारकों में कार्य करती है। वो पहला है संज्ञान, दूसरा है स्मृति, तीसरा है मूल्यांकन। यानी कोई भी बात का निरीक्षण या फिर हम कह दे कि बुद्धि का परीक्षण किया जाता है, उसके अंतर्गत ये 3 चीजें यानी ये 3 कार्य अवश्य होते ही होते हैं। वो देखते हैं, जैसे कोई भी तथ्य की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत पहले तो संज्ञान होता है। संज्ञान यानी उसके बारे में जानना, समझना या खोजना। ठीक है, खोजने से अर्थ इसका ले सकते हैं हम कि किसी भी जैसे कोई डाटा होता है उसको कलेक्ट किया जाता है, उससे पहले उसे खोजा जाता है, उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाई जाती है। और उसके बाद स्मृति, स्मृति का मतलब होता है कि उस जो डाटा कलेक्ट किया है उसको अपने आंतरिक में धारण करना। ठीक है, यानी उसको इनपुट करना अपनी हार्ड डिस्क में, जो भी अपनी मेंटेलिटी है उसके माइंड के अंतर्गत उसको धारण करना। उसके बाद उसकी सत्यता, सत्यता का पता चलाना किसके द्वारा? मूल्यांकन, यानी उसके बारे में उसका मूल्य आंकना, यानी उसकी सत्यता का परखना, उसकी सत्यता का ज्ञान करना। तो ये बुद्धि हमेशा 3 प्रकार से कार्य करती है। किसी भी चीज को हम देखते हैं तो उसमें ये 3 चीजों का निरीक्षण करते ही हैं। जैसे कुछ चीज हमने देखी तो उसमें पहले तो खोजेंगे कि ये चीज है क्या। अगर उसको जान लेते हैं तो उसको मन में धारण करते हैं, अपने माइंड में उसको रखते हैं। उसके बाद उसकी सत्यता का पता चलाते हैं, ये जो चीज हमने डाटा कलेक्ट किया वो अच्छा है या फिर गलत है, ये चीजें। तो अगर सत्यता का जहां पे ज्ञान हो जाता है वो बुद्धि विशिष्ट बुद्धि के रूप में कार्य करती है। तो गिलफोर्ड महोदय ने ये 3 प्रकार के कार्य बताए बुद्धि के, जो बुद्धि हमेशा कार्य करती है 3 प्रकार के रूपों में करती है, जो कि संज्ञान, स्मृति और मूल्यांकन है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों चौथा और नेक्स्ट और अंतिम, जो अंतिम है सिद्धांत वो देखते हैं। इसके अंतर्गत इसमें देखते हैं हम बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत, दोस्तों इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बहुकारक सिद्धांत पहले पढ़ा था। यह है बहुबुद्धि सिद्धांत। जो बहुकारक सिद्धांत था वो हमने देखा था, वो थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। और जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो है हार्वर्ड गार्डनर। जो हार्वर्ड गार्डन महोदय हैं, इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। कौन सा? बहुबुद्धि सिद्धांत। किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर। इन महोदय ने ये सिद्धांत दिया। इसके अंतर्गत यानी जो हार्वर्ड गार्डनर महोदय हैं, इन्होंने ये बताया इसके अंतर्गत कि बुद्धि का जो बहु सिद्धांत है उसमें ये बताया कि बुद्धि के कई प्रकारों में बुद्धि बल देती है, यानी ऐसे बहुत से प्रकार हैं जिनके अंतर्गत वो बल देती है। इसने मुख्य रूप से 3 प्रकार बताए जिसमें बुद्धि का बल लगता है। ठीक है, बुद्धि हमेशा 3 प्रकार से बल देती है, वो देखते हैं। पहली बात तो यह कि जो बुद्धि होती है वो एकाकी नहीं होके बहुकारकीय होती है। क्या होती है? एकाकी नहीं होके वो बहुकारकीय होती है, यानी उसका रूप छोटा ना होके, यानी एक होके नहीं, बहुत से रूपों में वो कार्य करती है। उसके बाद देखते हैं दूसरी बात कि ये बुद्धि होती है जो स्वतंत्र रूप में कार्य करती है। कौन से? स्वतंत्र रूप में कार्य करती है बुद्धि, है ना, ये दूसरी बात। उसके बाद तीसरी बात इन्होंने बताई है कि पहली तो ये है कि वो एकाकी यानी एक छोटे से रूप में ना होकर बहुकारक होते हैं, इसमें बहुत से कारक रहते हैं। उसके बाद है ये स्वतंत्र रूप में कार्य करती है, यानी किसी के अधीन रह के बुद्धि हमेशा कार्य नहीं करती। वो हमेशा बुद्धि कार्य जो भी सोचती है वो स्वतंत्रता से सोचती है। उसके बाद इसमें तीसरी बात ये बताइए कि जो हर एक व्यक्ति होती है उसके अंतर्गत बुद्धि के विलक्षण पाए जाते हैं, यानी बहुत से लक्षण पाए जाते हैं। जो बुद्धि होती है जो प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण रूप में पाई जाती है, यानी बुद्धि हमेशा एक प्रकार से ना हो के विलक्षण प्रकार से सोचती है, यानी हर एक व्यक्ति के अंतर्गत एक सवाल को खोजने के लिए बहुत से उत्तर दे सकती है। समान सवाल के
अर्थ बहुत से दे सकती है एक बुद्धि। यानी हर एक व्यक्ति में बहुत सी बुद्धियां काम करती है, यानी उसके बहुत से कारक कार्य। यानी जैसे मैं कहूं, एक जैसे प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सलूशन अगर एक बच्चे को कहा जाए कि आपको इस प्रॉब्लम का 10 तरीके से सलूशन देना है, तो वो एक बुद्धि, क्योंकि इसमें बताया कि बहुकारकीय होती है, तो जो एक व्यक्ति होता है या एक बच्चा होता है कक्षा के अंतर्गत, वो एक प्रॉब्लम का 10 सॉल्यूशन दे सकता है। ठीक है, वो बहुकारकीय है। और इन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि विलक्षण होती है, सबकी बुद्धि समान ना होके अलग अलग लक्षणों वाली होती है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर कक्षा में 10 बालक बैठे हैं, तो 10 बालक इस जो प्रॉब्लम का उसका सॉल्यूशन 10 प्रकार से दे सकती है, या फिर उससे भी अधिक, क्योंकि ये बहुकारकीय है। इसमें बहुत से कारक होते हैं, एक बुद्धि के अंतर्गत 10 से भी ज्यादा, या फिर कहूं कि बहुत से ऐसे कारक होते हैं जिसके द्वारा एक प्रॉब्लम का 10 या इससे ज्यादा सॉल्यूशन वो दे सकती है एक बुद्धि। दोस्तों, लगभग मेरे हिसाब से पूरे जो सिद्धांत है बुद्धि के वो कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं एग्जामों में, और इनके बारे में हमने डिटेल से देखा भी। और दोस्तों, ये है पार्ट 2। पार्ट 1 भी आप जरूर विजिट करें, ताकि आपको संपूर्ण जो बुद्धि के सिद्धांत है वो आपको देखने को मिले और उसके बारे में पूरी डिटेल से आप समझ पाए। क्योंकि पिछले जो सिद्धांत वो आप देखेंगे तो ही बुद्धि के जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होगा। बाकी ये 3 वीडियो में पूरा बुद्धि का संबंधित पूरी जानकारी है, ताकि उनके सिद्धांत हो, चाहे बुद्धि के बारे में उसकी स्वरूप या उसकी परिभाषा हो, या जो भी एग्जाम में बार बार रिपीट होती है, बार बार पूछी जाती है, वो परिभाषाएं भी मैंने उसमें इंक्लूड की है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। और वीडियो देखने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद।